हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, जीएस, सामान्य ज्ञान, पोस्टमार्टम क्लास पार्ट 10 के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले इस सीरीज में मैं आपको 9 पार्ट्स दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारी उत्तराखंड और हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेस भी चल रही हैं, उनको भी आप जरूर देख ले रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 25 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके जीएस सेक्शन से रहेंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके वीडियो वीडियो सहित 893 पदों, कनिष्ठ सहायक 746 पदों, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन, अली आबिद शाह, हुसैन निजाम शाह या मुआजिद शाह? तो बहमनी राज्य की स्थापना दोस्तों अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना करी थी। अभी अलाउद्दीन हसन दोस्तों था कौन? इसका मूल नाम क्या था? जफर खां। जफर खां इसका मूल नाम था और यह एक सरदार था। जब मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम टाइम पीरियड चल रहा था, तो उसी टाइम पे जफर खान नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में एक नए साम्राज्य की नींव डाली, जिसका नाम था क्या? बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक के रूप में अलाउद्दीन हसन या फिर जफर खां को जाना जाता है। ये पॉइंट दोस्तों आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसने अपनी राज्य की राजधानी किसको बनाया दोस्तों? गुलबर्गा को इसने अपनी राज्य की राजधानी बनाया। और गुलबर्गा को अपनी राज्य की राजधानी बनाने के बाद में इसने उसका नाम रखा क्या? एहसानाबाद। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी, वो थी एहसानाबाद। कहाँ थी दोस्तों? एहसानाबाद। और इसने अपने साम्राज्य के शासन चलाने के लिए इसके चारों तरफ प्रांतों का विभाजन कर दिया। और 4 प्रांत इसने बनाए थे: गुलबर्गा प्रांत, दौलताबाद प्रांत, बरार प्रांत और बीदर प्रांत। इतने पॉइंट आपको दोस्तों बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन या फिर जफर खां से याद रखने, जो कि इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी तो प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछ जाएगा दोस्तों कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई या साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो एहसानाबाद। और एहसानाबाद को इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? गुलबर्ग के नाम से भी जाना जाता था। ये पॉइंट आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, कुछ और पॉइंट यहाँ पे लिखे गए, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था? तो जजिया कर से संबंधित दोस्तों बहुत प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जजिया कर की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो जजिया कर की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले की थी किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत की थी। और मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुगल शासक, प्रथम मुसलमान शासक भी था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किसने जजिया कर को समाप्त किया? जजिया कर देखिए आपको बताइए कि गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था क्या? जजिया कर। यानी कि आप गैर मुसलमान के अलावा जो भी हिंदू, सिख ये लोग आते थे, इन पर जो कर लगता था वो था जजिया कर। किसने इसको समाप्त किया? आप में से अधिकतर लोग इसका आंसर अकबर सोच रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अकबर ने तो समाप्त किया ही किया, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि इस शासक ने सर्वप्रथम इसकी समाप्ति की। तो आपका जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ए, जैन उल आबेदीन। किसने? जैन उल आबेदीन दोस्तों 1420 में ही जजिया कर की समाप्ति कर दी थी। अब ये कौन था जैन उल आबेदीन? ये दोस्तों कश्मीर के सिंहासन पर बैठा एक राजा था, जिसके भाई का नाम क्या था? अली शाह। और इसकी धार्मिक उदारता के कारण दोस्तों इसे अकबर की उपाधि भी दी गई। यानी कि कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? जैन उल आबिदीन को कहा गया है। और इसी के द्वारा यहां पर दोस्तों क्या किया गया? जजिया कर की समाप्ति की गई। कब? 1420 के आसपास में। उसके बाद में देखिए, जजिया कर हम लोग वैसे मैक्सिममली किताबों में क्या पढ़ते हैं कि जजिया कर की शुरुआत किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया था। उसके बाद में अकबर ने उसे समाप्त किया था, ठीक है। अकबर ने भी समाप्त किया था, लेकिन अकबर से पहले किसने? जैन उल आबिदीन ने समाप्त किया था। अगर जैन उल आबिदीन ऑप्शन में नहीं होता तो आपका अकबर यहाँ पे सही आंसर हो जाता, ठीक है। और अकबर के बाद में प्रश्न एक बार फिर पूछा जाता है दोस्तों कि किसके द्वारा जजिया कर को पुनः लागू किया गया? तो फिर आपको वहां पे औरंगजेब आंसर करना था, ठीक है। बाकी इस प्रकार के जो जजिया कर वाले क्वेश्चन होते हैं ये ऑप्शन बेस्ड होते हैं, तो ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन फिर सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो कश्मीर का अकबर भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर तराइन का युद्ध। तो इसमें से दोस्तों 2 युद्ध तो आपको आते ही होंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में दोस्तों प्लासी का युद्ध होता है। किसके किसके मध्य में होता है दोस्तों? बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। और डेट पूछी जाएगी तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला और
ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और जो सिराजुद्दौला की सेना थी, बंगाल का नवाब था उस टाइम पे, उसका नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के द्वारा किया जाता था, और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ में उनका युद्ध हुआ था। अगला है कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था, आपको याद होना चाहिए। अशोक का हृदय परिवर्तन किसके युद्ध के बाद हुआ था? कलिंग के युद्ध के पश्चात ही हुआ था। तो अशोक के समय पे हमारा यह कलिंग युद्ध हुआ था। इसी के बाद दोस्तों अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। किस किस के मध्य में होता है? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है कब? 1576 में। और तराइन का युद्ध, आप देखिए तराइन के दोस्तों 3 युद्ध होते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का तृतीय युद्ध। तो यहाँ पर तराइन के युद्ध में 1792 आपका सही हो जाएगा, जबकि सॉरी 1192। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था दोस्तों? ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। उसके बाद में तराइन का तृतीय युद्ध होता है, किसके किसके मध्य में? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में वो युद्ध होता है दोस्तों कब? 1194 में। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आपका इसका जो राइट आंसर कहेंगे कूट के अनुसार दोस्तों, तो देखिए प्लासी का युद्ध आपका ऑप्शन नंबर डी था। तो पहले का 4 देखिए आप, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छे प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य में हुआ, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्न से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक और नूनी। तो यहाँ पे यात्री दिए गए हैं, ये इनके देश हैं। तो पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं, देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि अब्दुल रज्जाक जो है ये तुर्क से नहीं आया था। तो अब्दुल रज्जाक कहाँ से आया था, यह पॉइंट है इंपोर्टेंट। अब्दुल रज्जाक दोस्तों था कहाँ से? ईरान से आया था। कहाँ से? ईरान से। और किसके समय पे आया? कहाँ से आया था? ईरान से आया था। किसके समय पे आया था दोस्तों? ये आया था देवराय द्वितीय के समय पे 1422 से 46 के मध्य में यह भारत आया था। जबकि इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था, याद रखना है। मार्को पोलो इटली से आया था, और यह दोस्तों पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में भारत आया था। नूनीज जो है यह पुर्तगाल से आया था, और ये एक अश्व व्यापारी था जिसने विजयनगर, ये आया था कहाँ पे? विजयनगर साम्राज्य की इसने यात्रा करी थी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों यहीं से एक दो प्रश्न हमारे और इंपोर्टेंट बनते हैं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे आते हैं कि कौन किसके समय पे आया। अगर आपसे पूछा आता है कि मेगस्थनीज, मेगस्थनीज कहाँ से आया? यूनान का शासक था मेगस्थनीज, यानी कि यूनान से आया था, और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आया था, यानी कि चंद्रगुप्त के कार्यकाल में यह भारत आया था। अगला है दोस्तों क्या? डाइमेकस, डाइमेकस सीरिया से आया था और बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला दोस्तों फाहियान, बहुत इंपोर्टेंट है। फाहियान किसके दरबार में भारत आया? तो चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में फाहियान आता है, और ये किस देश का निवासी होता है? चीन का निवासी होता है फाहियान, ठीक है। अगला दोस्तों वेनसांग, वेनसांग किसके काल में भारत आया? हर्षवर्धन के काल में वेनसांग भारत आता है, और कहाँ का निवासी है? भी चीन से यह भारत आता है। इब्न बतूता मोरक्को से भारत आता है मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। और एक है दोस्तों हमारा क्या? मार्को पोलो, तो मार्को पोलो पांड्य शासक के कार्यकाल में भारत आता है, इटली से ये आता है, ठीक है। मार्को पोलो जो यहाँ पे भी दिया गया। तो इतने शासक आपको याद रखने हैं, भारत आए और किसके दरबार में आए या किस शासक के चलते हुए आए, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है निम्न सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदौली या फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था पूछा गया है। तो जो बारदौली था दोस्तों, इसका नेतृत्व क्या था? गांधी जी ने नहीं किया था। किसका? बारदौली का। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने किया था, और खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने किया था। तो बारदौली जो सत्याग्रह था, इसका नेतृत्व किसने किया था? यह किया था दोस्तों किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 9 अगस्त 1942 को। जबकि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो गांधी जी ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, ये चीजें लिखी गई हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक घटनाओं का कालक्रम क्या है? और यह प्रश्न दोस्तों डिट्टो यूके ट्रिपल एससी ने एक बार पूछा है कि मतलब कौन सी घटना उनकी पहले हुई थी? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन। तो आपको इसमें से करना है कि उनकी घटनाओं का कालक्रम, सही कालक्रम लगाना है कि कौन सा सही कालक्रम है। देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी ने इसमें से जो किया था दोस्तों, वह था क्या?
चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था और कब हुआ था? 1917 में यह चंपारण सत्याग्रह होता है। उसके बाद में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी दोस्तों, कब? 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है। ठीक है, फरवरी के आसपास में ये होती है। उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह भी दोस्तों मार्च 2018 सॉरी मार्च 1918 के आसपास में ही होता है। और असहयोग आंदोलन, ये तो आप लोगों को आता ही होगा, 1920 से 1920 में असहयोग आंदोलन की हमारी शुरुआत होती है। तो कालक्रम का सुमेलित आपको बताना है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 20 का सुमेलित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको इनकी घटनाएं याद रखनी है। महात्मा गांधी जी की राजनीतिक, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में। और सहयोग आंदोलन इन्होंने 1920 में शुरू किया था। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली महात्मा गांधी जी के संबंध में याद रखने हैं। अगर आपसे इसमें से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो याद रखना दोस्तों, महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में इन्होंने किया था। और चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने बोला था? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी क्या गए थे? चंपारण गए थे और वहां पे उन्होंने चंपारण का सत्याग्रह किया था। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और नील की खेती के विरोध में दोस्तों इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और ये सभी जो कालक्रम है दोस्तों आपको याद रखिए, क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, खासकर इनकी घटनाओं से। अगला हमारा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए जिस राज्य से वे संबंधित है। तो एक साइड आपकी दोस्तों जनजातियां दी गई हैं और दूसरे साइड उनका क्षेत्र दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है। मोपला, मुरिया, टोडा और मुंडा। तो मोपला जो जनजाति है दोस्तों, यह कहाँ निवास करती है? केरल में निवास करती है। ठीक है, मुरिया जनजाति कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में निवास करती है। टोडा जो जनजाति है दोस्तों, वह तमिलनाडु में निवास करती है। और मुंडा जो जनजाति है वह उड़ीसा में निवास करती है। क्या? मुंडा। ठीक है, मुंडा उड़ीसा, झारखंड, इन क्षेत्रों में यह निवास करती है। ऐसे दोस्तों 1 से 2 जनजातियां आपसे और पूछा जाता है, जैसे कि टोडा जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यतः कहाँ पे निवास करती है टोडा जनजाति दोस्तों? तमिलनाडु या उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, ऐसे ही सहरिया जो जनजाति है वह ग्वालियर में निवास करती है, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में। ठीक है, इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें जौनसारी उत्तराखंड में। ठीक है, थारू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में निवास करती है। संथाल, संताल जो जनजाति है कहाँ पे निवास करती है दोस्तों? झारखंड में निवास करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति कहाँ पे निवास करती है? भील दोस्तों मध्य प्रदेश में निवास करती है। क्या? भील जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश के साथ साथ ये राजस्थान में भी निवास करती है। ठीक है, लेपचा जनजाति सिक्किम में हमारा निवास करती है। और एक और पॉइंट यहां से दोस्तों पूछा जाता है कि जो जनजातियां हैं इनका निर्धारण किस आधार पे किया जाता है। तो जनजातियों का जो निर्धारण है दोस्तों, वह सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवासों के आधार पे या उनके कल्चरल एक्टिविटीज के आधार पे किया जाता है जनजातियों का निर्धारण। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जनजाति कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि बोक्सा और राजी जनजाति, यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, संथाल मैंने आपको बताया राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों से हमारी संथाल है। ठीक है, जबकि ये बिहार, पश्चिम बंगाल, इधर साइड को भी हमारी संथाल जनजाति पाई जाती है। मुंडा जनजाति के आवास स्थल आपको याद रखने हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, इस क्षेत्र में हमारी मुंडा जनजाति निवास करती है। कोरबा भी झारखंड और छत्तीसगढ़ में। ऐसे कोल जनजाति आपका अभी वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा इन क्षेत्रों में निवास करती है। और अगर आपसे पूछा है गद्दी जनजाति, तो गद्दी जनजाति मेनली हमारी हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में निवास करती है, जो कि ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध जनजाति के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछे भी जा सकते हैं और इनसे संबंधित कल्चरल एक्टिविटीज से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। तो किन नदियों के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। तो इसमें से दोस्तों ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां जो हैं इनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के पास में चेमायुंग दुंग नामक ग्लेशियर से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। जबकि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम भी दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट साना ख्याबाब यानी कि सिनकाबाब ग्लेशियर से होता है। तो ये दोनों पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया देखिए किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु, क्योंकि दोनों दोस्तों तिब्बत के पठार में स्थित मानसरोवर झील के निकट स्थित ग्लेशियरों से निकल लिए। एक है ब्रह्मपुत्र कहां से? चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से निकलता है, जबकि जो हमारी सिंधु नदी का उद्गम होता है कहां से? स्वाना
सियासाना ख्यावाब ग्लेशियर यानी कि सिनकावाब ग्लेशियर से हमारा सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और वहां से बहते हुए फिर ये नदी है जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी होती है, तिब्बत से निकलते हुए फिर आंध्र प्रदेश में आती है, आसाम होते हुए बांग्लादेश होते हुए फिर बांग्लादेश से बाहर हमारी निकल जाती है जमुना नाम से। ठीक है, बांग्लादेश से बाहर ये क्या जमुना नाम से निकल जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है दोस्तों कौन सा, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी नदी पर है दोस्तों, तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही हमारा स्थित है। ठीक है, और सिंधु नदी का मैंने आपको बता दिया साना ख्यावाब ग्लेशियर से यह निकलती है। उसके बाद में इसकी 5 सहायक नदियां होती है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, और भारत पाकिस्तान सीमा बनाते हुए हमारी बहती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एट लास्ट में दोस्तों यह पाकिस्तान में चले जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको इससे याद रखना है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों नदियों के उद्गम स्थल एग्जाम में पूछे गए, याद रखना है। एक है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से, कौन सी ब्रह्मपुत्र, और सिंधु नदी का उद्गम है यहाँ पे स्वाना ख्यावाब ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पे स्थित है, मानसरोवर झील के निकट ही स्थित है। उसके बाद यह जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में जाती है और वहां से फिर ये अरब सागर में मिल जाती है। ये दोनों ही पॉइंट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो बांग्लादेश में इसे क्या जमुना नाम से जाना जाता है, क्या जमुना नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न की बात करते हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, यानी कि सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदी हमारी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, और गंगा और सिंधु। तो ये तो दोस्तों बहुत सरल सा प्रश्न है, क्योंकि हर किसी को आता हो। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर दोस्तों हमारी क्या बनती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं क्या पद्मा और जमुना। पद्मा और जमुना, पद्मा कौन है दोस्तों, यह है हमारी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, और जमुना यानी कि दोस्तों क्या ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर हमारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और सुंदरवन डेल्टा ये हमारा कहां पर स्थित है दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, यह स्थित है बांग्लादेश में। कहाँ पे, बांग्लादेश में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है तो इसे क्या पद्मा कहते हैं, और जमुना को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, और पद्मा और जमुना मिलके पद्मा ही रहते हैं। और उसके बाद में यह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों ये। और इसी के बाद में आगे जाके ये गंगा और जमुना मिलके पद्मा बनते हैं, मतलब पद्मा और गंगा यानी कि पद्मा, ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना, दोनों गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। फिर आगे जाके एक मेघना नदी से इनका उद्गम होता है, और मेघना के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद ही दोस्तों ये क्या ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियां मिलकर क्या मिलती है, हमारी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, यही सुंदरवन डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश में स्थित है क्या सुंदरवन डेल्टा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है क्या सुंदरवन डेल्टा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदी द्वारा हुआ है। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, गंगोत्री नामक हिमनद से गंगा का उद्गम माना जाता है। वैसे गंगोत्री से भागीरथी नदी उद्गमित होती है, फिर देवप्रयाग में गंगा और भागीरथी का अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, उसके बाद में गंगा बनती है, और देवप्रयाग से आगे हम इसे गंगा नाम से जानते हैं। एट लास्ट में कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि सुंदरवन डेल्टा में गिर जाती है। याद रखना आपको, किस नाम से बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है गंगा को, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है किसके कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, वापस होती मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, या फिर संवाहिनिक वर्षा के कारण। तो भारत में दोस्तों जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। किसके कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और करीबन करीब भारत की जो वर्षा का 90% से अधिक हिस्सा है दोस्तों, वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है, याद रखना है। ठीक है, और भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है दोस्तों, तो सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय वाले क्षेत्रों में होती है। और इसमें से भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों, तो मासिनराम में, मासिनराम में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, और इसके बाद में कहाँ पे, चेरापूंजी में हमारी सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये दोनों ही स्थान कहाँ पे स्थित है हमारे दोस्तों, मेघालय में स्थित है। कहाँ पे, मेघालय में। और वहीं भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा पूछा जाएगा दोस्तों, लेह है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये होती है दोस्तों मासिनराम में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, लेह में होती है। कहाँ पे, लेह में। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और ये लेह कहाँ है दोस्तों, यह राजस्थान में स्थित है। एक्स ही है। एक है दोस्तों आम्र वर्षा। तो आम्र वर्षा आम की फसल हेतु जो संबंधित वर्षा होती है उसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब दोस्तों यहां से हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है। भारत को मतलब किस श्रेणी में विश्व बैंक के द्वारा रखा गया है? औसत दर्जे के ऋणी देश के रूप में, कम ऋणी देश के रूप में, अत्यधिक ऋणी देश के रूप में, या संकटग्रस्त ऋणी देश के रूप में। तो बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने भारत को औसत दर्जे के ऋणी देश के रूप में वर्गीकृत किया है। औसत देश के ऋणीकृत किसके रूप में? औसत देश के ऋणीकृत देश के रूप में हमारा वर्ल्ड बैंक ने किसको? भारत को रखा है। ठीक है, अभी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पे स्थित है दोस्तों? आपको याद रखना है, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। कहां पे? वाशिंगटन डीसी में क्या है? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय है। इसी के साथ साथ दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएमएफ का मुख्यालय भी कहां है? वाशिंगटन डीसी में है, जो कि कहां स्थित है दोस्तों? यूएसए यानी कि अमेरिका में हमारा स्थित है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है वर्ल्ड बैंक से संबंधित। ठीक है, अब यहीं से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? ठीक है, ये पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ में एक दो पॉइंट में आपको यहां से बताया था दोस्तों, आईएमएफ इंडियन मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब होती है? 1945 में आईएमएफ की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय भी कहां पे स्थित है? वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, चलिए वर्ल्ड बैंक भी बता देता हूं, 1945 में दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी होती है और इसका मुख्यालय भी कहां पे? वाशिंगटन डीसी यूएसए में ही स्थित है। वर्ल्ड बैंक की कुछ शाखाएं हैं दोस्तों हमारी, आईबीआरडी, इसकी स्थापना भी 1945 में ही होती है। एक इसकी आईएफसी शाखा है, उसकी स्थापना 1956 में होती है। एक इसकी आईडीए शाखा है दोस्तों, जिसकी स्थापना कब होती है? 1960 में आईडीए शाखा की स्थापना होती है। इतने पॉइंट आप फिलहाल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन एससीओ का संस्थापक सदस्य नहीं है? एससीओ, ठीक है, इसका जो अगर हम फुल फॉर्म कहें दोस्तों तो होती है क्या? संघाई सहयोग संगठन। क्या? संघाई सहयोग संगठन इसकी फुल फॉर्म होती है। और भारत दोस्तों इसका क्या है? सदस्य नहीं है। कौन? भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। पहले दोस्तों संघाई 5 करके 5 देशों के सहयोग से 1996 में हमारी एससीओ की स्थापना होती थी। उसके बाद में एक देश इसमें और जुड़ जाता है एससीओ के संस्थापक सदस्य के रूप में 2001 में। और अभी एससीओ के संस्थापक सदस्यों के रूप में कितने देशों को जाना जाता है दोस्तों? 6 देशों को जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप एससीओ से डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि एससीओ की का गठन, संघाई सहयोग संगठन का गठन सबसे पहले कब किया था? 1996 में 5 देशों के सहयोग से। और ये 5 देश में देखिए, एक तो चीन था, रूस था और उज्बेकिस्तान था। इसी के साथ में दोस्तों क्या एक था हमारा क्या? कजाकिस्तान, और अगला था क्या? किर्गिस्तान। ठीक है, उसके बाद में छठे राष्ट्र के रूप में इसमें उज्बेकिस्तान को भी शामिल किया गया था। और एक तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इनसे मिलकर यह हमारा बना था। अभी इसे संघाई 6 के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1993, 1994, 1995 या फिर 1996? तो ये तो आपको आता है दोस्तों। 1995 में हमारी क्या होती है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या? विश्व व्यापार संगठन। अगला कुछ और मुख्यालय दोस्तों बात कर लेते हैं हम। अगर आपसे पूछा जाता है आसियान, आसियान का गठन कब हुआ या स्थापना कब हुई? 1967 में आसियान की स्थापना होती है दोस्तों। और आसियान का मुख्यालय कहां पे स्थित है? जकार्ता में स्थित है। कहां पे? जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। अगला है दोस्तों एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है? 1966 में एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? मनीला में स्थित है। कहां पे? मनीला में। ठीक है, और एससीओ मैंने आपको बता दिया, 1996 में एससीओ की स्थापना होती है। और कहां पे होती है? बीजिंग में एससीओ की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विकास फोरम आईडीएफ पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय विकास फोरम आईडीएफ दोस्तों पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये पहले भारतीय या भारत सहायता बैंक के नाम से जाना था। क्या? भारत सहायता बैंक के नाम से पहले जाना जाता था। सॉरी, भारतीय सहायता बैंक नहीं, भारत सहायता क्लब के नाम से। सॉरी, क्लब होगा दोस्तों, बैंक नहीं होगा। ठीक है, भारत सहायता क्लब के नाम से पहले जाना जाता था क्या? आईडीएफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो हाल ही में 162वां सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ है? तो ये दोस्तों बहुत पुराना प्रश्न हो गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? कजाकिस्तान 162वें देश के रूप में शामिल हुआ था। किसमें? विश्व व्यापार संगठन में। किसमें? विश्व व्यापार संगठन में, डब्ल्यूटीओ में। और अभी वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने देश हैं दोस्तों? वर्तमान में इसमें 164 देश हैं। कितने? 164 देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से आसियान का सदस्य नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर सिंगापुर? तो आसियान का सदस्य देश नहीं है दोस्तों हमारा क्या? भारत। ठीक है, और आसियान की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, कब हुई थी? 1967 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जकार्ता में है। आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है। कितने हैं सदस्य देश आसियान में? 10 हैं। अगला और आज का दोस्तों हमारा
इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान G15 क्या है? G15 क्या है? यूरोप के विकसित देशों का संगठन है, विश्व के विकसित देशों का संगठन है, एशिया के विकासशील देशों का संगठन है, या फिर विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। तो ये G15 है दोस्तों, ये क्या है? विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्या? विश्व के विकासशील देशों का संगठन है G15। और इसकी स्थापना कब होती है? 1989 में दोस्तों G15 की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? जिनेवा में। अभी इसमें वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं दोस्तों? तो वर्तमान में इसके 17 देश सदस्य हैं, तो हम इसे G17 के नाम से भी कभी कभी जानते हैं, ठीक है। जबकि G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हमारी G7 की स्थापना होती है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संस्थात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, संसद न्यायपालिका, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, या फिर संघात्मक सरकार। तो अध्यक्षात्मक सरकार दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी है, और संघात्मक सरकार का प्रावधान भी है। संघात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक सरकार है, संसदात्मक शासन प्रणाली भी है, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी यहाँ पे है। जबकि अध्यक्षात्मक सरकार हमारी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का दोस्तों मतलब होता है क्या? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्या? कमजोर लोगों के कल्याण का प्रबंध करना ही हमारा क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का एक मुख्य उद्देश्य होता है। इसके तहत नागरिक, जो भी नॉर्मल नागरिक है, उसका कैसे कल्याण किया जा सकता है, क्या क्या उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कैसे पिछड़े लोगों को आगे लाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचा जाता है, या कैसे राष्ट्र हित किया जा सकता है, वही सब कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य 4 भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो कौन सा सही सुमेलित है पूछा गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही सुमेलित है, क्योंकि संविधान का जो चौथा भाग है, चौथे भाग का क क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। कितने? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और भारतीय संविधान के 51A आर्टिकल में क्या होता है? चौथे भाग चौथा नाम से जाना जाता है, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। जबकि भारतीय संविधान का दोस्तों पहला भाग जो है आर्टिकल 1 से 4 तक, इसमें क्या संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के दूसरे भाग में दोस्तों क्या नागरिकता के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, मौलिक अधिकारों के बारे में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। और भारतीय संविधान के चौथे भाग में दोस्तों क्या नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया 36 से लेकर 51 तक। और भारतीय संविधान के 4 भाग में क्या मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों हमारे? तो इसमें टोटल 22 भाग हैं, ठीक है। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। कितनी अनुसूचियां दोस्तों? अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और भाग कितने दोस्तों? 22 भाग हैं। ये भाग आपको याद रखना है सबसे पहले, खासकर दूसरा भाग नागरिकता, तीसरा भाग मौलिक अधिकार, चौथा भाग जो है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों वाला, 5वां भाग है संघ सरकार से संबंधित, 6वां भाग है राज्य सरकारों से संबंधित, 8वां भाग है संघ राज्य क्षेत्र संबंध से संबंधित, 9वां भाग है दोस्तों पंचायत से संबंधित, इंपोर्टेंट है, 11वां भाग है संघ और राज्य के बीच में संबंध से संबंधित, 10वां भाग है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित, और 15वां भाग है क्या निर्वाचन से संबंधित, 18वां भाग है आपात उपबंध से संबंधित। ये भाग कुछ इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अब हमारे कंप्यूटर के शुरू हो गए और आज के लास्ट क्वेश्चन हम कहेंगे इनको कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट, रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को कहते हैं दोस्तों क्या हमारा? इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर कर सकती है, कहलाती है क्या? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या? कंप्यूटर, जो कि सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट को प्रोड्यूस करता है और भविष्य में आने वाले समस्याओं के लिए, भविष्य में प्रयोग की जाने वाली परिणामों को स्टोर करती है। वो क्या है? हमारा कंप्यूटर है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है, यानी कि सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगी, कभी कभी पूछ लिया जाएगा। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसको गणनाएं करना और प्रोसेसिंग करना। अगला प्रश्न है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट सिग्नलों के बीच में दोस्तों जो मूवमेंट होता है, सिग्नलों का मूवमेंट होता है, इसको जो हमारा कंट्रोल करता है कौन, कंट्रोल यूनिट इसे कंट्रोल करता है। कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, प्रोसीजर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, एएलयू कंट्रोल यूनिट रैम, कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर रैम, या रैम रोम सीडी रोम। प्रोसीजर के 3 मुख्य भाग होते हैं दोस्तों, क्या, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एएलयू की फुल फॉर्म होती है इसका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू की फुल फॉर्म होती है। अब दोस्तों आपसे मैं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के मैं पूछ रहा हूँ। वीएलएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। और आज की वीडियो में दोस्तों हमने 25 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आती तो यार वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे की वीडियोज आप लोगों के लिए बना के ला पाऊंगा। और आज के दोस्तों भले ही हमने 25 क्वेश्चन किए हों, लेकिन इससे संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।